अज़रा से मेरी मुलाकात एक शादी की तकरीब में हुई थी। वो सीधी सादी सी थी, बनाव संघार से आरी, मगर इतनी हसीन थी कि बग़ैर मेकअप भी उसका मुखड़ा चांद की तरह दमक रहा था। उसका हुस्न किसी गाज़े का मोहताज न था। सच तो ये है कि आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। तकरीब के दौरान मैंने नोट किया, वो तमाम वक्त एक जगह बैठी रही। उसने लम्हा भर को भी अपनी जगह से हिलना गवारा ना किया। वो दुल्हन के कमरे में आई और ना रसूमात को देखा, हत्ता कि खाना भी उसकी वालदा ने प्लेट में लाकर उसके हाथ में दिया था। तभी मैं सोच रही थी कि उसकी उम्र की सभी लड़कियां सजी संवरी चहकती फिर रही हैं, तो ये इतनी पसमर्दा क्यों है? ऐसी परी चेहरा को तो इस खुशी की महफिल में खुद को नुमायां करने को पर लग जाने चाहिए। फिर क्यों ये इस तरह एक कोने में छुपी बैठी है? शायद इस वजह से कि इसके कपड़े मामूली हैं। शादी की रसूमात ख़त्म हो गई। बाद ताम सब लोगों ने अपने घरों की राह ली। हम भी घर आ गए। अगले दिन मैंने असफर भाई को खोया खोया पाया। हैरान हुई कि उनको अचानक क्या परेशानी लाहक हो गई है। शाम को अम्मी जान के घुटने से लगे बैठे थे, यकीनन कोई संजीदा मसला है। तभी मैं उनके पास गई और कहा, भाई जान मुझे भी तो बताइए क्या मामला है, यूं क्यों चुप बैठे हैं? मसला एक लड़की का है जिसको उसने शादी की तकरीब में देखा है और अब ये इस लड़की से शादी का आरजूमंद है। अम्मी ने जवाब दिया, अच्छा वो गुलाबी जोड़े वाली जो अपनी माँ के साथ मशरकी कोने में आखिरी कतार वाली कुर्सी पर बैठी थी? हाँ वही। क्या नाम था उसका? मैंने जहन पर जोर देकर कहा, अज़रा। अज़रा नाम था। तुमने भी तो उससे बात की थी। अम्मी दुल्हन की बहन की सहेली थी, उसने तारुफ कराया था। हम उसको रसूमात देखने का कहने गए थे, मगर अजीब लड़की थी, उसने इनकार कर दिया। अम्मी भाई ने सही इंतखाब किया है, मुझको भी वो पसंद आई है। मैं नीलम से मालूम करूंगी उसके बारे में। अच्छे लोग हुए तो हम उनके घर ज़रूर जाएंगे। भाई के चेहरे पर मेरी बात सुनकर बशाशत आ गई। मुझे तो भाई की खुशी अजीज़ थी। नीलम को फ़ोन करके अज़रा का तस्करा किया। वो बोली, वो अपनी वालदा के हमरा कल हमारे घर आ रही है दुल्हन को देखने, तुम भी आ जाओ। भाई को बताया, वो बोले, नेकी और पूछ पूछ, कल चलते हैं। अच्छी तरह लड़की को देख भाल लेना, फिर अम्मी से रिश्ते के लिए कहेंगे। अगले दिन वक्त मुकर्रा पर हम नीलम के घर गए। अज़रा और उसकी माँ पहले से आए हुए थे। वो माँ के बराबर वाले सोफे पर बैठी हुई थी। अपनी मासूम गुफ्तगू और बातचीत से उसने हमारा दिल जीत लिया। कुछ देर बातें होती रहीं। जब वो चाय को उठी, मैंने देखा वो लंगड़ा कर चल रही थी। अच्छा तो ये बात थी शादी की तकरीब में हम वक्त एक जगह बैठे रहने की। खुदा कितनी बड़ी कमी थी कि जब वो लंगड़ा कर तो किसी की नज़र भी उसके खूबसूरत चेहरे पर ना जाती, बल्कि सब ही उसकी टांग को देखने लगते थे। वो शायद इसी बायस एहसास कमतरी का शिकार थी। शायद इसीलिए उस दिन कोने में छुपी बैठी रही। उसके इस ऐब से हमारी उम्मीदों पर घड़ों पानी पड़ गया। भाई असफर भी बुझ कर रह गए। घर आए तो अफसुर्दा थे। मैंने यही जाना कि उन्होंने अज़रा के साथ रिश्ते की ख्वाहिश को उसके माजूर होने की वजह से खैर बात कह दिया है। भाई को अफसुर्दा देखकर मेरा दिल भी बेचैन हो गया। सोचने लगी कि ऐ काश मैं किसी तरह उनका दुख बांट सकूं। जानती थी कि अगर भाई अजफर आज भी अज़रा से शादी का इरादा रखते हों तो ये नामुमकिन है। अम्मी और अब्बू इस रिश्ते पर कभी राज़ी ना होंगे, लिहाजा इस नुक्ते पर सोचना फजूल था। मुझको अपने भाई से इस मसले पर बात करने की जुर्रत ना हुई तो खामोशी इख्तियार कर ली। ताहम देख रही थी कि मेरा भाई नाखुश रहने लगा था। यकीनन कोई रोग उनको लग चुका था जो अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहा था। एक रोज़ खाला ने फ़ोन किया कि मेरे घर पोते की आमद की खुशी में दावत है, तुम लोगों ने ज़रूर आना है। जाहिर है दावत कबूल ना करने की कोई वजह ना थी, लिहाजा खाला की खुशी में शिरकत को हम चले गए। बातों बातों में पता चला कि अज़रा का घर खाला के पड़ोस में है, क्योंकि उसकी वालदा भी दावत में आई हुई थी। जब दावत तमाम हुई तो अज़रा की माँ ने इसरार किया कि आप लोग मेरे घर चलिए। मैं और अम्मी उनके घर चले गए, क्योंकि मुझे अज़रा से दोबारा मिलने का इश्तियाक हो रहा था। उसके हुस्न में कशिश और सादगी और उसकी बातें और उसकी खामोश ज़ात एक अजीब सा सहर छा गया था। उनका घर वीरानी का मुंह बोलता सबूत था, जिससे उनकी माली है और खस्ता हाली अयां थी। वहाँ शरबत से हमारी तवाज़ो हुई। मुफलिसी के बावजूद उस जगह सुकून था। अगर शक्ल सूरत को मद्देनज़र रखा जाता तो शायद मेरी माँ उनकी खस्ता हाली के बावजूद ज़रा भी तवक्कुफ़ ना करती और अज़रा को बहू बना लेती। लेकिन एक ज़रा सी बात और भी थी जो रिश्ता ना करने की बड़ी वजह बन गई थी। हमने अज़रा का ख्याल दिल से निकाल दिया, मगर मेरे भाई के दिल और जहन से ख्याल ना जा सका।
तभी वो एक रोज अज खुद अकेले उनके घर चले गए। उसकी माँ सौदा लेने गई थी। भाई ने अजरा से कहा, शायद दोबारा मुझको तुम्हें दिल की बात करने का मौका ना मिले, लेकिन अगर खुदा को मंजूर हुआ तो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। आपको ज़माने का अंदाज़ा नहीं, ज़माने की बात छोड़िए, खुद आपके ख़ानदान वाले कभी इस रिश्ते पर राज़ी ना होंगे, बल्कि आपको पागल कहेंगे। इसलिए मुझसे शादी का ख्याल छोड़ दें, खुदा बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। ताहम ये लाजमी है कि जब कोई इंसान अच्छा काम करना चाहे तो उसके रास्ते में मुश्किलात आती हैं। ठीक है, मगर आप अब जाइए, अम्मी जान आ गई तो उनको कहीं बदगुमानी ना हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाए, जो पहले ही बहुत कठिन है। उसके इन अल्फाज ने भाई के दिल पर असर किया और वो फ़ौरन उनके घर से निकल गए। भाई ने अम्मी को अजरा से रिश्ता करने पर काफ़ी कायल करने की कोशिश की, मगर वो एक लंगड़ी लड़की को बहू बनाने पर रजामंद न हुई। वालिद साहब ने भी साफ मना कर दिया, बल्कि वो भाई के साथ सख्ती से पेश आए और उनकी शादी अपनी बहन की बेटी से तय कर दी। यूं ज़हरा भाभी बनकर हमारे घर आ गई। भाई ने ज़हरा से शादी तो कर ली, मगर अजरा एक हसरत बनकर उनके दिल में बस गई। उसकी याद को अपने दिल से ना निकाल सके। जिंदगी का चलन है रवां दवां रहना, हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी। हम सब ज़हरा भाभी को घर लाकर खुश और मुतमईन थे। अजफर भाई और ज़हरा भाभी बज़ाहिर हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। भाभी की ज़िंदगी में किसी शय की कमी न थी। उनके वालिदा हयात ना थी, सगा भाई भी कोई नहीं था। अलबत्ता सौतेले 2 भाई थे जो सगों से बढ़कर थे, क्योंकि भाभी के वालिद जिंदा थे, लिहाजा मैके का दर उन पर खुला हुआ था। वो जब चाहती अपने वालिद के घर चली जाती, वहाँ उनकी खूब आओ भगत और इज्जत की जाती थी। उनको अल्लाह ताला ने खावंद की तरफ से हर आसाइश दी थी कि किसी की मोहताज न थी। सौतेले बहन भाइयों के पास जाएं तो वो भी उनकी बहुत तवाज़ो और तौकीर करते थे। उनको कभी ये एहसास नहीं होता था कि उनकी माँ नहीं है। हालांकि कहते हैं कि मैका माँ से होता है, लेकिन उनके लिए मैका उनके बाबुल से था। अजफर भाई बीवी का इतना ख्याल रखते कि ज़हरा भाभी को खुद अपने आप पर रश्क आने लगता। तभी वो कहती कि अजफर, मेरा इतना ज़्यादा ख्याल ना किया करो, तुम्हारी मोहब्बत से अब मुझे धड़का सा लगा रहता है, कहीं ये मोहब्बत हमसे छीन ना जाए। उनकी खुशी से मेरे वालिदैन मसरूर थे कि उन्होंने ज़हरा को बहू बनाकर गलती नहीं की। एक दिन भाई किसी काम से इस तरफ जा रहे थे जिधर अजरा का घर था। उन्होंने पक्की सड़क से गाड़ी कच्चे रोड पर डाली ही थी कि सामने से 2 औरतें आती दिखाई दी। जब वो नज़दीक आईं, भाई ने पहचान लिया। एक उनमें से अजरा और दूसरी उसकी वालदा थी। उन्होंने गाड़ी रोक कर पूछा, आपने कहाँ जाना है? आइए आपको छोड़ दूं, क्योंकि उस वक्त अजरा बैसाखी के सहारे चल रही थी। अजरा की माँ ने कहा कि बेटा, सामने वाले गाँव से आ रहे थे और अब अपने घर जाना है, पक्की सड़क तक आ पहुँचे हैं, घर ज़्यादा दूर नहीं है, हम चले जाएंगे। अजरा की माँ ने जवाब दिया, आइए बैठ जाइए, मैं पहुंचा देता हूं। अजफर भाई के इसरार पर वो दोनों उनकी गाड़ी में बैठ गईं। उनका घर आ गया। अजरा की माँ इसरार करने लगी, बेटा अगर 2 घड़ी को आ जाओ, तुम्हारी मेहमानदारी से मुझे खुशी होगी। बुजुर्ग खातून के इसरार पर भाई ने उनका कहा माना और उनके घर चले गए। अजरा किचन में चाय बनाने चली गई और उसकी माँ उनसे बातें करने लगी। बातों बातों में बताया कि उसे बेवा हुए 12 बरस गुजर चुके हैं, बेटा कोई नहीं है, लिहाजा दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं। उनको बूढ़ी औरत के हाल-ए-ज़ार पर तरस आया। जी, आज से आप मुझको अपना बेटा समझें, जो काम हो मुझे बता दिया करें, ये मेरा कार्ड रख लें, कभी ज़रूरत हो जब बुलवाएंगी हाजिर हो जाऊंगा। वो दुआएं देने लगी कि जीते रहो, जिस माँ के तुम लाल हो वो बड़ी खुशनसीब है। इतने में अजरा चाय लेकर आ गई। उसके हाथ की बनी चाय खुश जायका थी और ट्रे में सलीके से रख कर लाई थी। खाला, आपको इन दिनों तो कोई परेशानी नहीं है, अगर हो तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिए, मेरे बस में हुआ पूरी कोशिश करूँगा कि आपके काम आ सकूँ। बेटा, एक मसला है जो मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ा है। मुझे अजरा की शादी की फ़िक्र है। चाहती हूँ कि किसी अच्छे नेक इंसान से उसकी शादी कर सकूँ और सुकून की नींद सो सकूँ। मैं कोशिश करूँगा खाला। बेटा, तो फिर कब आओगे? जब असफर चलने लगे तो उन्होंने कहा, कभी कभार चक्कर लगा लिया करूँगा, मुझको तुम्हारे आने की आस रहेगी। ठीक है खाला, मैं ज़रूर किसी दिन दोबारा आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगा। उस दिन से असफर भाई ने दोबारा से इस घराने के बारे में सोच बचाव शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद भाई दोबारा वहां गए। उसके बाद उनका वक्तन फवक्तन आना जाना शुरू हो गया। उनके घर का गुजारा अजरा के ट्यूशन पढ़ाने पर था। मोहल्ले के बच्चे उसे ट्यूशन लेने आते थे। असफर भाई ने घर में किसी से जिक्र ना किया कि वो इस फैमिली से मिलते हैं, लेकिन जब भी उनके घर जाते ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया लेकर जाते थे। इस तरह मेरे भाई का अजरा के घर आना जाना, खाना पीना बढ़ता गया
और हमें इस बात की कोई खबर ना हो सकी। ताहम अब उनकी तवज्जो बीवी और बच्चों से हटती जा रही थी। एक रोज़ उस खातून ने बातों बातों में पूछा, बेटे क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? भाई ने एक लम्हे को सोचा और फिर कहा, नहीं खाला जी, अभी नहीं हुई। इस पर खातून ने बगौर उनके चेहरे को देखा और झिझकते हुए बोली, ऐ काश मेरी लड़की माजूर ना होती तो अजरा में कोई कमी नहीं है। सीढ़ियों से गिर गई थी, मुनासिब इलाज ना हुआ और उम्र भर के लिए माजूर हो गई। जाने मेरे बाद इसका क्या होगा। मायूसी कुफ्र है अम्मा जी, आपने मुझे बेटा बनाया है तो बेटा बनकर दिखाऊं। लेकिन बेटे भला कौन करेगा इस लंगड़ी से शादी? ऐसा मत कहिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान की किस्मत बनाई है। अगर तकदीर में खुशियां लिखी गई हैं तो वो अजरा को ज़रूर मिलेंगी। इस झूठ के सहारे असफर भाई ने अजरा से निकाह कर लिया और इसकी बेवा माँ के बुढ़ापे का सहारा बन गए। इस निकाह में जो लड़की के घर पर हुआ था, भाई के चंद काबिल एतमाद दोस्त शरीक हुए। अजरा की माँ से भाई ने कहा कि मैं बाद में अपने वालदैन को राज़ी कर लूँगा। बेवा खातून ने भी उज़र न कि बेटी लंगड़ी थी, खुदा का शुक्र अदा किया। इस बात की खबर भाई ने किसी को ना होने दी। 6 माह बाद उन्होंने मुझे आगाह किया कि अजरा का माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। सोचता हूँ अगर उसकी माँ दुनिया में ना रही और मुझे भी कुछ हो जाए तो कम अज़ कम तुम्हें मालूम हो कि मेरी एक और भी बीवी है। मैं भाई की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। उन्होंने मना कर दिया कि अभी कुछ अरसे किसी को भी घर में इल्म ना होने पाए, वरना ज़हरा को सदमा होगा। मुमकिन है कि वो कोई हंगामा खड़ा कर दे या घर छोड़कर चली जाए। बेशक ज़हरा भाभी को इल्म ना था, लेकिन वो कुछ मुस्तरिब से रहने लगी थी, जैसे उनकी छठी हिस्स उन्हें किसी खतरे से आगाह करती हो। औरत अपने शौहर के कराइन से भांप लेती है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि वो अब छुट्टी का दिन भी घर से बाहर गुजारने लगे थे। आए दिन दफ्तर के दौरों के बहाने घर से गायब रहते। दिन रात वो उनका इंतज़ार करती रहती। उन्होंने बच्चों की खबर लेना भी छोड़ दी थी, जिन्हें वो अपनी जान से बढ़कर चाहते थे। अजरा से शादी के बाद उन्होंने एक अच्छे इलाके में किराए का मकान लेकर माँ बेटी को उसमें शिफ्ट कर दिया था। इस मकान के बारे में किसी को इल्म ना था, ताहम जब कुदरत की तरफ से बात खुलनी होती है तो राज खुल जाता है। एक रोज़ नीलम को अजरा बाजार में मिल गई। ये लोग भाई असफर के साथ शॉपिंग कर रहे थे। नीलम ने अजरा से और उसकी वालदा ने खाला जी से गुफ्तगू शुरू कर दी। पूछा कि ये क्या मामला है, तुम उनके हमरा क्यों बाजार में घूम रही हो, और पहनावे से लगता है कि तुम्हारी लड़की की शादी हो गई है। अजरा की माँ झूठ ना बोल सकी। उन्होंने बता दिया कि बहन, मेरी बेटी असफर की दूसरी बीवी बन चुकी है, लेकिन अभी तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना, वरना कुछ मसाइल उनके घर वालों की तरफ से खड़े हो जाएंगे तो असफर परेशान होंगे। जब तक राज अपने तक रहे राज रहता है, लेकिन जब वो तश्ते इस्बाम होने लगे तो इसका इल्म सारे ज़माने को हो जाता है। कोई किसी की कही बात को कब तक हजम कर सकता है। नीलम की वालदा ने भी किसी पड़ोसन से जिक्र कर दिया। उसने किसी और से होते होते ये बात भाभी के कानों तक आ पहुंची और फिर वो हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था। भाभी बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई। असफर भाई को बच्चों की कसम दी कि मुझे बताओ कि क्या ये सही है। भाई ने इनकार किया तो भाभी ने इस औरत से कहा, क्या तुम मुझे इस जगह ले जा सकती हो जहाँ उनकी दूसरी बीवी रहती है? वो बोली, क्यों नहीं, फलां मोहल्ले में दूसरा मकान है, यही घर तुम्हारे मियाँ ने किराए पर लिया है और उसमें दूसरी बीवी को रखा हुआ है। खुद भी अक्सर उधर रहते हैं। मालिक मकान हमारे पुराने मोहल्ले में रहते थे और भाई ने उन्हें बता दिया था कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं। ये शादी उन्होंने खालिस्तन अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनूदी के लिए की है, एक माजूर लड़की से कि जिसका बेवा माँ के अलावा कोई सहारा नहीं था। उनसे पता लिया और एक दिन वो उस घर में पहुँच गई। भाई मौजूद थे और सौकन अजरा को अपनी आंखों से देख लिया। अजफर, तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है, और इस मक्कार औरत ने भी एक शादीशुदा शख्स को बेटी दे दी। इस पर अजरा की माँ बोली, उन्होंने खुद को गैर शादीशुदा बताया था, वरना मैं अजरा की शादी उनसे ना करती। ये बात उसकी सही थी, मगर अब अजफर शेर हो गए क्योंकि ज़हरा पर सौतन डाल चुके थे। बोले, तुम क्यों यहाँ हंगामा करने चले आई हो? घर चलो, अगर मैंने दूसरी शादी की है तो कोई अनोखा काम नहीं किया। मर्द और शादियाँ करते ही हैं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। एक माजूर लड़की को सहारा दिया है। एक तुम ही रह गए थे माजूर को सहारा देने वाले, क्या और कोई नहीं था जो उसको सहारा देता? मेरी आंखों में धूल मत झोंको। अब तुम रहो अपनी इस नेकी के साथ, मैं तुम्हारे साथ ना रहूँगी। तुम्हारे पास से हमेशा के लिए मैके चली जाऊँगी। वो रोते रोते निढाल हो रही थी। बड़ी मुश्किल से घर लाए। इधर अजरा और उसकी माँ भी परेशान हो गई। घर आकर भाभी ने काफ़ी वावेला किया। अम्मी इनको संभाल रही थी तो अब्बू असफर भाई पर बरस रहे थे
کہ میاں آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے دوسری شادی کی جو تم نے ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے۔ انہوں نے بیٹے کی خوب خبر لی اور کہا کہ مجھ کو اس گھر لے چلو جہاں تم نے دوسری بیوی کو رکھا ہوا ہے، دیکھوں وہ کون حور پری ہے۔ بھائی ابو کو نہ لے جانا چاہ رہے تھے کہ جانے غصے میں کیا کہہ دیں، مگر باپ کے اصرار سے مجبور ہو کر لے گئے۔ عذرا کو پتہ چلا میرے سسر ہیں تو ان کے پیروں پر جھک گئی۔ اس کی ماں بھی خوب رو رہی تھی۔ ان کی حالت زار پر ابو کا دل خوف خدا سے لرز گیا۔ کہا کہ ایک بیوہ مجبور اور اس کی معذور لڑکی میں کیسے گھر سے نکال سکتا ہوں کہ جو میرے بیٹے کے عقد میں آ چکی ہے۔ انہوں نے صبر سے کام لیا، عذرا کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور خاموشی سے بغیر ان لوگوں کو کچھ کہے لوٹ کر گھر آ گئے۔ ابو گھر آئے تو زہرا بھابھی اپنا سامان باندھ چکی تھی۔ انہوں نے بہت روکا مگر وہ میکے چلی گئیں۔ انہیں بڑا زام تھا اپنے والد اور بھائیوں پر کہ وہ اب اچھی طرح اصفر کی خبر لیں گے۔ میکے جا کر وہ باپ اور بھائیوں کے آگے بہت روئیں، بولیں کہ اصفر نے جو ڈھایا ہے اب آپ چل کر اس سے بدلہ لیں اور اس کو جیل کروائیں۔ عورتوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور مردوں کی اپنی۔ باپ نے زہرا کو تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو اور آرام سے کچھ دن ہمارے پاس رہو، تم جا کر اصفر سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بھائی کو فون کیا اور ان سے پوچھا تم نے کیوں دوسری شادی کی ہے جبکہ پہلی بیوی موجود ہے؟ ہماری لڑکی سے تم کو کیا شکایت تھی؟ اللہ نے اولاد بھی دی ہے، پھر زہرا کے اعتبار کو کیوں ٹھیس پہنچائی؟ اس کا ہم سب کو بہت غم ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو 2 گھڑی آپ سے مل کر میں بات کر لوں۔ وہ بولے آ جاؤ، لیکن یہاں نہیں، ہماری بیٹی کا دل زخمی ہے، اس کو مزید دکھ پہنچے گا، ہم آ جاتے ہیں۔ بھائی نے کہا میں خود آپ کو لینے آ رہا ہوں، گھر کے اندر نہیں آؤں گا، آپ باہر آ جائیے۔ وہ سسر کے گھر چلے گئے۔ سسر اور دونوں سالے باہر۔ بھائی اظفر ان کو اس گھر لے گئے جہاں عذرا اور اس کی ماں موجود تھیں۔ کہا کہ یہ میری بیوی ہے جو ایک ٹانگ سے معذور ہے اور یہ خاتون اس کی والدہ ہے اور ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تاہم اگر آپ اس بات سے راضی ہوتے ہیں کہ میں عذرا کو طلاق دے دوں تو میں ابھی دیے دیتا ہوں۔ میں زہرا اور اپنے بچوں کو تو بہرحال نہیں چھوڑ سکتا مگر عذرا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ بھابھی زہرا کے ابو سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے ان ماں بیٹی کو بغور دیکھا جو حزن و ملال کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ خدا جانے عذرا کے چہرے پر کتنا دکھ بھرا ہوا تھا کہ ہمارے پھوپھا کا دل نرم پڑ گیا، اور انہوں نے بھائی سے کہا اول شریف آدمی غلطی کرتے نہیں، اگر کر لیتے ہیں تو نبھاتے ہیں۔ تم نے اگر دوسری شادی کر کے غلطی کی ہے تو اب اس کو نبھاؤ اور مساوات سے کام لو۔ میں زہرا کو سمجھا لوں گا، میں اس معذور بچی کی آہ نہیں لے سکتا۔ جب سسر نے اصفر بھائی کی غلطی کو درگزر کر دیا تو امی ابو نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ اب معاملہ تھا زہرا بھابھی کو راضی کرنے کا کہ وہ کسی طور اپنے گھر واپس آ جائیں، لیکن وہ اڑی رہیں۔ ان کو والد اور بھائیوں نے بھی سمجھایا مگر ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ رہے گی یا میں رہوں گی۔ ایک میان میں 2 تلواریں کسی صورت نہیں رہ سکتی۔ کچھ دن تو دکھ سمجھ کر بھابھیوں نے چاؤ کیا، پھر ان کا رویہ زہرا بھابھی سے بدلنے لگا۔ بھائی بھی روکھے سوکھے لہجے میں کلام کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کو احساس ہونے لگا کہ جو عزت ان کے شوہر کے گھر میں ہے وہ میکے میں نہیں ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا وہ اور زیادہ کم قیمت ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ 2 کوڑی کی قدر باقی نہ رہ جائے گی۔ ادھر اظفر بھائی منتیں کر کے ہار گئے تو کہا زہرا ٹھیک ہے، تم کو الگ رہنا منظور ہے تو رہ جاؤ، اب تم کو کبھی لینے نہ آؤں گا تاکہ تم بھائیوں کے یہاں در بدری کا مزہ بھی چکھو۔ میں عذرا کو گھر لے آؤں گا۔ یہ بات سن کر زہرا کی بھابھیوں نے بے رخی اختیار کر لی اور ان کی نظروں سے گرا دیا۔ کہا کہ تمہارے والد نے بھی تو 2 شادیاں کی تھی، تو کیا تمہاری ماں تم کو لے کر گھر سے نکل گئی تھی؟ انہوں نے بھی تو سوتن کے ساتھ گزارا کیا۔ بھائی 1 سال تک زہرا بھابھی کی طرف نہ گئے اور نہ فون کیا، لگتا تھا کہ ناطہ ختم کر لیا ہے۔ اچانک ایک روز زہرا بھابھی کا فون آ گیا، کہا کہ اظفر سے کہو جلدی آ جائیں، عمار کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ یہ سن کر اظفر بھائی بنا ٹھہر سکے گاڑی نکالی اور اسی وقت زہرا بھابھی کی طرف چلے گئے۔ واقعی ان کے بڑے بیٹے کی حالت خراب تھی۔ دونوں اس کو ہسپتال لے آئے اور داخل کرا دیا۔ 15 روز ہسپتال میں رہنے کے بعد عمار کی طبیعت سنبھلی اور جب ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو بھائی بیوی بچوں کو ان کے نانا کے گھر لے جانے کی بجائے اپنے گھر لے آئے۔ اس واقعے نے زہرا بھابھی کو خاموشی سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ ان کو علم ہو گیا کہ شوہر کا گھر پھر میرے لیے اچھا ہے، جہاں میرے بچوں کو اپنے باپ اور ددیال کا پورا تحفظ حاصل ہے۔ بچے بھی مرجھائے ہوئے پھولوں جیسے ہو گئے تھے۔ باپ کے گھر پہنچ کر چہکنے لگے۔ دادا دادی سے مل کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ آپ نے نانا ابو کے گھر رہنا ہے تو بے شک چلی جائیے، مگر ہم نے اپنے بابا کے سوا کسی اور کے گھر نہیں رہنا۔ یوں ایک بہت بڑا مسئلہ جو یقیناً حل ہونے والا نہیں لگ رہا تھا، بچوں نے آنے واحد میں حل کر دیا۔
آج بھابھی عذرا کو قبول کر چکی ہیں، اگرچہ بھائی نے ان کو علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ ایک دن وہ اس کے پاس اور ایک دن بھابھی زہرا کے پاس ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی یوں ہی رواں دواں ہے۔ اسی طرح عذرا بھابھی کے 2 بیٹے اور زہرا بھابھی کے 4 بچے ہیں۔ وہ بچوں کی خوشی میں سوتن کا غم بھول چکی ہیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔